या अल्लाह, ये बदबू, इस बदबू में तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। इस बदबू से तो उल्टी भी आ रही है। ये बी विंग में रहने वाले लोग भी ना जब देखो तब गंदगी फैलाते रहते हैं। और ए विंग वाले, आपके यहाँ से मटन से तो इत्र की खुशबू आती है। नज़मा आपा, मुंह मत खुलवाओ। क्यों क्यों क्यों? आपकी बिल्डिंग में तो डस्टबिन भी नहीं मिलते हैं। अल्लाह, देखो क्या बोल रही है। चुप हो जाइए, खुदा के वास्ते चुप हो जाइए। देखिए ना कासिम चाचा, इन बी विंग वालों ने ना जीना मुश्किल कर दिया है। अरे सलमा बेटा, छोटी सी बात है, अगर ड्रेनेज का पाइप खराब हो गया तो म्युनिसिपैलिटी वालों को बुला लेते हैं। आप ना हमेशा इनकी बात ही लेते हैं। इन लोगों को तो यहाँ से हटा देना चाहिए। या अल्लाह, इतनी नफरत। अब विंग के हिसाब से लोगों का बंटवारा होगा सलमा। हाँ अशरफ चाचा, म्युनिसिपैलिटी वालों को फोन करो। जी चाचा। स्वच्छता हमारे देश की सबसे आखिरी प्राथमिकता होती है। शायद ये अकेला ऐसा देश है जहां स्वच्छता के लिए अभियान की जरूरत पड़ती है और देश के बजट का एक बड़ा हिस्सा स्वच्छता अभियान पर खर्च होता है। हमारा आज का क्राइम पेट्रोल का एपिसोड एक सोसाइटी की गंदगी से शुरू होता है और सोसाइटी के ड्रेनेज पाइप में पाई गई गंदगी इंसान के मन की गंदगी को उजागर करती है। अल रेहान मुंबई के उपनगर में बसी एक सोसाइटी। पिछले 2 दिन से अल रेहान सोसाइटी में भयानक बदबू आ रही थी। 2 दिन तक तो वहां के लोगों को इससे कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि हम सब गंदगी और बदबू के आदी हो चुके हैं। लेकिन आज इस बदबू ने तो कहर ही बरपा दिया। जब सांस लेना भी मुश्किल हो गया तब जाकर सोसाइटी के सारे लोग इकट्ठा हुए और इस समस्या के बारे में सोचने लगे। क्या हुआ भाई? साहब वो पाइप खराब हो गया था। चौकअप हो गया। चलो खोलो उसको। साहब ये देखो क्या निकला। या अल्लाह, या अल्लाह, कहाँ ये अल रेहान बिल्डिंग? जन्नत नगर से। ये पाइप चॉकअप हो गई तो खोल के देखा तो ये बॉडी के शिंदे, इन्हें लैब भिजवाओ। यस सर। ये ड्रेनेज का पाइप आता कहाँ से है? सर, अल रेहान की 3 विंग से सर, ए, बी और सी, तीनों विंग का वेस्टेज यही जमा होता है सर। हर विंग में कितने फ्लैट हैं? 36 फ्लैट है सर। हमारे विंग में सब पढ़े लिखे लोग हैं साहब। ये जरूर बी विंग वालों का काम होगा। या अल्लाह, साहब हमने कुछ नहीं किया। ये कुछ शिंदे, इस पूरे एरिया को सील करो। यस सर। कत्ल हुआ है लेकिन कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं है। इसका मतलब मरने वाला आदमी वहां का रहने वाला नहीं है। लेकिन सर लाश कहाँ है? सिर्फ जिस्म के कुछ टुकड़े पाए जाना, मामला बहुत कंफ्यूजिंग है सर। इंसान के जिस्म के टुकड़े पाए गए हैं शिंदे। पता करो उस बिल्डिंग में इससे पहले कहीं कोई संदिग्ध हरकतें करता हुआ तो नहीं पाया गया है। मतलब ये कि जिस तरह से ये कत्ल हुआ है, मुझे लगता है इसके पीछे कोई मानसिक बीमारी का शिकार इंसान है और इंसान की विकृत मानसिकता उससे क्या क्या करवा सकती है इसका अंदाजा नहीं है तुम्हें। पता करो उस बिल्डिंग में कोई मानसिक बीमारी का शिकार इंसान तो नहीं है। और वो जो 2 औरतें आपस में बहस कर रही थी, जी, उन दोनों से अलग अलग पूछताछ करो। यस सर। हाँ साहब, हमारे विंग में सब कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, पर साहब सबके सब अच्छे काम धंधे वाले लोग हैं। यहाँ हम सब एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। ये ए विंग जैसे दरवाजे बंद नहीं रखते हैं हम। यहाँ कौन कौन रहता है? मैं और मेरे शोहर। वो क्या काम करते हैं? जी वो दुबई में काम करते हैं। वैसे तुम्हें क्या लगता है यहाँ जो कुछ हुआ वो किसका काम होगा? नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम। पिछले हफ्ते तुमने कोई अनजान लोगों को आते जाते देखा है? नहीं साहब। ठीक है,
कुछ पूछताछ करनी है। पूछो, सलमा जी को भी बुलाइए। जो पूछना है मुझसे पूछिए, मैं सब बता दूंगा। देखिए, ये हमारे प्रोसीजर का हिस्सा है, आप प्लीज उन्हें बुलाइए। सलमा, सलमा, जी बाहर आओ। आई। हम अंदर आ सकते हैं? आइए। जो पूछना है जल्दी पूछिए। लगता है आपको इत्र का बहुत शौक है, पूरा घर महक रहा है। आपको कोई एतराज? नहीं। वैसे आपके बिल्डिंग से कोई मिसिंग तो नहीं? हमको क्या पता, इस घर में हम 2 मेंबर्स हैं, यहां से कोई मिसिंग नहीं। जी नहीं साहब। सर, लेबोरेटरी से रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक हत्या 3 दिन पहले हुई है और लगता है बॉडी के बाकी के पार्ट्स कहीं और फेंके गए हैं। मतलब ये खून कहीं और हुआ है और लाश का बाकी हिस्सा जिसमें बड़े टुकड़े नहीं हैं। साहब, सलमा का हस्बैंड कमाल पढ़ा लिखा है साहब, MA PhD किया है, लेकिन जहाँ जहाँ भी नौकरी की उसने, उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। वजह? मानसिक संतुलन की कमी है साहब, रात भर जगता है, नींद की बीमारी है, ट्रीटमेंट चल रहा है साहब उसका। सलमा को भी बहुत मारता पीटता है, बच्चे नहीं हो रहे ना उनको, सोसाइटी में भी किसी से बातचीत नहीं है, एकदम अजीब आदमी है। कमाल पे नजर रखो, कहाँ जाता है, क्या करता है, सारी इंफॉर्मेशन निकालो। ड्रेनेज में जो लाश के टुकड़े मिले थे उसकी जड़ तक जाने की कोशिश लगातार चल रही थी। ये एरिया सेंसिटिव था, इसलिए पुलिस घर घर जाकर तलाशी लेने की बजाय कुछ और ऑप्शंस ढूंढ रही थी। पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लगी थी कि कातिल आखिर है कौन। सोसाइटी के ड्रेनेज से मिले इंसानी जिस्म के वो छोटे छोटे टुकड़े सारी सच्चाई बयां करने में असमर्थ थे, लेकिन जिसने भी ये काम किया था बड़ी बेरहमी से किया। इस कत्ल के पीछे अब तक 2 ही संभावनाएं नजर आ रही थी। एक, या तो किसी मानसिक बीमार व्यक्ति की विकृत मानसिकता, या फिर किसी पेशेवर खूनी द्वारा किया गया कोल्ड ब्लडेड मर्डर। पुलिस एक एक कड़ी को जोड़ने में लगी थी कि अचानक एक सुबह इंस्पेक्टर पाटिल का फोन बजा। जन्नत नगर का जो डंपिंग ग्राउंड है वहां चलना। ओके सर। जन्नत नगर डंपिंग ग्राउंड चला। मैं पिछले 2 दिनों से बीमार था, छुट्टी पे था। आज मैं जब कचरा उठाने के लिए आया तो यहाँ से बदबू आ रही थी। फिर मैंने आके देखा तो यहाँ पे ये पॉलीथीन मिला। फिर मैंने तुरंत आप सबको बताया। कामले, इसे फोरेंसिक लैब भिजवाओ। शिंदे किसी पेशेवर का काम लगता है, लेकिन इसके पीछे का मकसद क्या है, वजह क्या है, वो पता लगाना जरूरी है। कमाल के बारे में कोई खबर? सर, जैसे कामले ने कहा, वो नॉर्मल नहीं लगता, निशाचर है, रात भर घूमता रहता है। बुलाओ उसको। यस सर। डंपिंग ग्राउंड है ना, डंपिंग ग्राउंड, हड्डियां मिली, इंसान की हड्डियां। या अल्लाह, असलम भाई, कौन हो सकता है दरिंदा? हमारे एरिया को नजर लगी है, काला जादू है ये, काला जादू। या अल्लाह, ऐसा भी हो सकता है? 3 दिन पहले आप कहाँ थे? याद नहीं। मैं हेल्प कर देता हूँ। आप डॉक्टर के पास थे। डॉक्टर के पास जाना कोई जुर्म है? बिल्कुल नहीं। मैंने सुना आप अपनी बीवी सलमा से मारपीट करते हैं। कौन नहीं करता, सब झगड़ते हैं। प्यार भी तो इतना ही करता हूँ मैं। आप अपनी सोसाइटी में सबसे कटे कटे रहते हैं, किसी से मिलना जुलना नहीं, बातचीत नहीं, ऐसा क्यों? ईद के दिन पूरी सोसाइटी को सेवइयों की खीर खिलाता हूँ मैं। डॉक्टर की रिपोर्ट कहती है कि आप बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, आई मीन वायलेंट। और जब आप वायलेंट होते हैं तो आपको ये कहते हुए सुना गया है कि मार दूंगा, काट दूंगा, बोटी बोटी कर दूंगा। आपको एक बार पहले अरेस्ट भी किया गया था। किसने दी रिपोर्ट? सलमा ने। एनीवेज, क्या लगता है आपको ये मर्डर किसने किया होगा? आप ढूंढिए, आपका काम है। और कुछ सवाल पूछना है या मैं जाऊं? जाइए। थैंक यू। आदमी सनकी है,
पर कातिल नहीं लगता। फिर भी इग्नोर नहीं कर सकते, नजर रखना इस पे। है साहब। अपने खबरियों से कुछ पता चला और कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है? इस एरिया में तो नहीं। और वो डंपिंग ग्राउंड के आसपास कोई निशान मिले? नहीं सर, कहीं कोई खून के धब्बे या और कोई निशान नहीं थे। और हाँ, लाश के टुकड़ों को बाकायदा पॉलीथीन के बैग में लाया गया था। ये डंपिंग ग्राउंड से मिले जिस्म के टुकड़े और अल रेहान बिल्डिंग में मिले जिस्म के टुकड़े एक ही इंसान के तो नहीं है। लैब से पता करो, क्या पता एक ही इंसान हो। यस सर। उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। कांबळे, क्या हो रहा है? मी बघून येतो साहेब। क्या झालं पाटील भाई? बच्ची, क्या हुआ? मेरी बच्ची गुम हो गई है, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो साहब। एक मिनिट साहेब कडे चला। साहेब मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आई थी। बैठिए। क्या हुआ? साहब मेरी बेटी गुम हो गई है, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो साहब। क्या उम्र है? 23-24 की होगी साहब। नाम? रजिया। कुछ काम करती है वो? सब बर्तन मांजने का काम करती है। कहाँ? अल रेहान बिल्डिंग है ना, वहाँ पे। अल रेहान? हाँ साहब। आप कहाँ रहती हैं? मैं तो वहाँ सातारा रहती हूँ, लेकिन हमारी जान पहचान के हीरा भाई है ना, उसके साथ वो रहती है। लेकिन वो तो गांव गई है तुम्हारे पास, बोली माँ को लेने जा रही हो। मगर वो गांव तो नहीं आई। या अल्लाह, कहाँ गई होगी मेरी बच्ची? अरे चिंता क्यों कर रही हो, वो चचेरी बहन सायरा है ना, वो कभी कभी लेके जाती है उसे। तुम पहले अंदर तो आओ। पहले उसे ढूंढते हैं ना हम। अच्छा ठीक है, सामान रखो। सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। वो रजिया आई है तेरे पास? नहीं तो, मेरी तो उससे 10-12 दिन से बात नहीं हुई। लेकिन हीरा भाई कह रही थी कि वो शायद तेरे पास रहेगी। घबराइए मत अम्मी, अल रेहान बिल्डिंग में होगी। किसी के यहाँ शादी ब्याह होगा तो किसी ने रोक लिया होगा। मेरा तो जी घबरा रहा है बेटा, तू जल्दी आ जा। जी। सलाम वालेकुम हिदायत भाई। वालेकुम सलाम बेटी। आपने रजिया को देखा क्या? रजिया तो 1 हफ्ते से नहीं है करीब। या अल्लाह। अम्मी, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, हमें पुलिस के पास चलना चाहिए। चलिए। शिंदे, अल रेहान बिल्डिंग के वॉचमैन को बुलाओ। यस सर। आप लोग हेलो। पाटिल साहब, फोरेंसिक लैब से डॉक्टर शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ डॉक्टर शर्मा बोलिए। डंपिंग ग्राउंड में और अल रेहान बिल्डिंग के ड्रेनेज पाइप में जो लाश के टुकड़े मिले हैं वो एक ही व्यक्ति के हैं और वो एक लड़की के हैं। इसके अलावा अंगूठी और कान की बाली मिली है जो आज शाम को आपके पास भिजवा देता हूँ। ठीक है। शिंदे। जी सर। अल रेहान में पाए गए शरीर के टुकड़े और डंपिंग ग्राउंड में मिले शरीर के हिस्से एक ही इंसान के हैं, लड़की है। कहीं ये जो लड़की मिसिंग है रजिया, इसका इस केस के साथ कोई ताल्लुक तो नहीं है? कहीं ये बॉडी पार्ट्स रजिया के तो नहीं है? बॉडी के साथ मिली चीजें हाथ में आएंगी तो मामला और साफ हो जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? हिदायत हुसैन साहब। रजिया को आखिरी बार कब देखा था? 1 हफ्ता हुआ है साहब। रजिया बिटिया आई थी करीब शाम के 7 बज रहे होंगे साहब। चाचा, ऐसे दिन में भी सोते रहना तो हो गई आपकी वॉचमैनी। अरे यहाँ कौन आने वाला है बेटा, किसके पास पैसा है चुराने के लिए। आज लेट हुआ? हाँ बस अभी सलमा पा के घर का काम करने जा रही हूँ। तू बड़ी मेहनती है बेटी। चाचा, मेहनत करूंगी तभी तो अम्मी को यहाँ ला पाऊंगी ना। इतनी नेक सोच है तो अल्लाह ताला तुम्हारी जरूर हर ख्वाहिश पूरी करेगा। आमीन। अच्छा अभी मैं चलती हूँ, देर हो रही है। हाँ बेटी। मैंने रजिया बेटी को सलमा आपा के घर जाते हुए देखा, लेकिन वापस आते हुए नहीं देखा साहब। ठीक है, जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। ठीक है साहब। शिंदे, चलो अल रेहान, और जो औरतें बाहर बैठी हैं उन्हें साथ ले लो। हाँ आई थी, रोज आती थी। तो फिर कहाँ गई वो? मुझे क्या मालूम साहब, बोल रही थी गांव जाएगी, उसकी शादी तय हुई थी ना इसलिए। आ गई तू, चल आजा। अब वो क्या है ना भाभी, आज जल्दी जल्दी काम करके ना गांव के लिए निकलना है, माँ को लेने जाना है। क्या हुआ? वो आप किसी को बताइएगा मत,
मेरा निकाह होने वाला है। लड़का कौन है? बाद में बता दूंगी आपको। सब झूठ है, कोई शादी वादी नहीं थी। बता बता मेरी बेटी कहाँ है, तुझे मालूम? अरे ये क्या बकवास है, मुझे क्या पता तेरी बेटी कहाँ है। साहब मैं जानती हूँ, वो नज़मा है ना बी विंग वाली, उसी ने ये सारी बातें इनके दिमाग में डाली होंगी। और वो उसका भांजा है ना अशरफ, वो रात दिन रजिया को छेड़ता था, उसकी बुरी नजर थी रजिया पर, उसी ने ये सब कुछ किया होगा। अशरफ? वो मेरा भांजा है साहब, वो बिल्कुल मासूम है। या अल्लाह उसने कुछ नहीं किया साहब, वो बिल्कुल मासूम है साहब। वो कहाँ है वो बाहर गए है साहब, कुछ नहीं किया साहब। ये तो वही बताएगा। साहब ये सब सलमा ने आपको बताया ना साहब, वो एकदम पागल है। उसका शोहर तो सरफिरा है, कुछ भी बके रहते। अरे सलमा तेरा बेड़ा घर को। देखिए मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अशरफ कहाँ है? वो बाहर गया है साहब। कहाँ? सलीम की दुकान पर गया है साहब, जब वो खाता है। चलो साहब रुके साहब, मेरे भांजे ने कुछ नहीं किया साहब। या अल्लाह मेरे भांजे को बचा। हाँ बोल। तो लफड़ा क्या कुछ? अरे हाँ किया ना, बोल ना क्या हुआ? पुलिस वाले को सब पता चल गया। तेरा नाम सलीम है? हाँ साहब। क्यों, क्या हुआ साहब? अशरफ कहाँ है? आया था साहब चाय पीने, चाय पी और चला गया। पता नहीं साहब कहाँ गया। तुझे लगता है पुलिस की चाय पीने का बड़ा शौक? हाँ, हमारे पुलिस स्टेशन की चाय बहुत कड़क होती है। साहब वो अपने चाचा के गैरेज में गया होगा, या फिर उस शक्ल है ना साहब भिंडी बाजार वाला, उसके पास गया होगा। वो जब भी खाली होता है साहब उधर ही जाता है। साहब क्या हुआ, क्यों बुला? मिली मेरी बच्ची, कहाँ है रजिया? बैठिए। कहाँ है मेरी रजिया? एक बात बताइए, आप इन चीजों को पहचानती हैं? ये तो मेरी रजिया की अंगूठी है। मैंने दी थी उसे पिछले ईद में, और ये बाली भी उसी की है। सब रजिया कहाँ है? रजिया क्या? रजिया नहीं रही। उसका मर्डर हुआ है। साहब ऐसा नहीं हो सकता साहब। देखिए यही सच है, ये चीजें हमें उसकी लाश के साथ मिली हैं और हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके साथ ये हैवानियत भरा काम किसने किया। तू मुंह खोलेगा कि मैं खुलवाऊं? साहब दिल आ गया था उस पर, इश्क करता था रजिया से। रजिया, अरे रुकना बाबा, तू हूर की परी है तो हम ऐਵੇਂ ही थोड़े हैं। देख अशरफ, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे को जाने दे। अरे हैप्पी बर्थडे है मेरा, विश तो करना। अशरफ मैंने तेरे को 10 दफे बताया, मेरे को ये सब बातें पसंद नहीं है, हट जा यहाँ से। तो गुस्से में और भी मसला है। काम पे जा रही क्या? हाँ। मेरे से शादी मना ले, काम छुड़वा दूंगा पक्का। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो तू ज्यादा नाटक नहीं कर रहा है? अरे नाटक तो तू कर देगी। हाँ छोड़। हैप्पी बर्थडे है मेरा। अरे विश ना, अरे गिफ्ट तो देना। गिफ्ट चाहिए तुझे? गिफ्ट चाहिए? हाँ, मैं तो सिर्फ हाजी अली जाकर 2 चैन और एक पर्स मारा था, सोचा था रजिया को गिफ्ट देकर खुश कर दूंगा। गिफ्ट दिया तूने? साहब उसके बाद वो मिली ही नहीं। मिली नहीं कि मार दिया तूने? पर मैं मारूंगा उसे? क्यों मारूंगा, क्यों मारूंगा सर? सर मुझे लगता है कि हमारा शक गलत है। जिस दिन ये हत्या हुई थी उस दिन अशरफ हाजी अली एरिया में था। उसने जो माल चुराया था वो बरामद हुआ है और वर्ली के थाने ने ये बात कंफर्म की है। सर उसे तो ये भी नहीं पता कि रजिया की मौत हुई है। रजिया जैसी मासूम और मेहनती लड़की के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी? और सबसे अहम सवाल जो पुलिस को परेशान कर रहा था वो ये था कि लाश के साथ इतनी बर्बरता से व्यवहार क्यों किया गया, उसे ड्रेनेज पाइप में क्यों और कैसे फेंका गया। कोई सुराग नहीं मिल रहा था और फिर 1 हफ्ते के बाद म्युनिसिपैलिटी की रिपोर्ट आई जिससे कुछ बातें साफ होने के आसार नजर आने लगे। साहब वो ड्रेनेज है ना जिसमें अल रिहान बिल्डिंग का कचरा जमा होकर आता है, उसको कुछ महीने से अलग कर दिया साहब। अभी उधर खाली ए विंग का कचरा जमा होकर आता है।
मतलब सिर्फ ए विंग में सारे राज छुपे हुए हैं। शिंदे, एक एक घर जाकर एक एक पाइप चेक करना होगा और हर पाइप का एक एक इंच चेक किया जाएगा। मुश्किल है सर। क्यों? कितने लोग लगेंगे इस काम के लिए? सर बात वो नहीं है, मतलब एरिया बहुत सेंसिटिव है, इसलिए वहाँ अगर हम तहकीकात करने जाते हैं तो रेजिस्टेंस हो सकता है। बिल्कुल। अगर हम वहाँ किसी और बहाने से जाएं तो, मतलब मान लो कि हम म्यूनिसिपैलिटी के कर्मचारियों को वहाँ भेजते हैं तो? पर सर वो तहकीकात कैसे कर पाएंगे? शिंदे, म्यूनिसिपैलिटी के कर्मचारियों के साथ अपने लोग होंगे उनकी वर्दी में। बहाना होगा ड्रेनेज के पाइप्स बदलवाने का, तब तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा ना। और जाने से पहले मोहल्ले के कुछ समझदार लोगों को कॉन्फिडेंस में देंगे। ए विंग में पढ़े लिखे लोग रहते हैं, पहले उनसे बात करते हैं। यस सर। सावंत, विष्णु। यस सर। सर ये दोनों म्युनिसिपैलिटी वालों के साथ जाएंगे। सावंत, तहकीकात करनी है। ओके सर। मगर अलग अंदाज में। म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारियों के साथ जाना है, उन्हीं के कपड़े पहनकर। एक एक फ्लैट के ड्रेनेज को चेक करो, खून के धब्बे, नाखून, बाल, कुछ भी मिले तुरंत इन्फॉर्म कर देना। और हाँ, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। ओके सर। ये मेरे को नमस्कार। सलाम। मैंने फ़ोन किया था। जी आइए आइए। आपको जो बार बार ड्रेनेज चोकअप होने की दिक्कत होती है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। हम पाइप का मेजरमेंट लेंगे, क्या क्या करना होगा इसकी जानकारी लेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी तरफ से आपको पूरा कोऑपरेशन मिलेगा। ध्यान रखना किसी को कोई तकलीफ ना हो यहाँ पे। ठीक सर। पाटिल साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मौलवी साहब? खैरियत। म्यूनिसिपैलिटी वाले आए हैं? जी जी। चलिए अच्छा है, आप लोगों की समस्या दूर हो जाएगी। जी हाँ, ये समस्या तो दूर हो जाएगी, मगर असली समस्या तो वो कत्ल है। कोई सुराग मिला उसका आपको? नहीं मौलवी साहब, अभी तक तो नहीं है। कातिल बहुत शातिर लगता है। या अल्लाह, इनको अल्लाह से डर नहीं लगता क्या? चलिए मौलवी साहब, चलता हूँ। जरूरत पड़ी तो दोबारा तकलीफ देंगे आपको। तकलीफ की क्या बात है इसमें, ये तो हमारा फर्ज है। जी, अल्लाह हाफिज। बोलो विष्णु। सर मैंने सब देख लिया मगर कोई सुराग मिला नहीं। स्ट्रेंज, कुछ भी नहीं मिला? सर मैंने चप्पा चप्पा छान मारा, बस एक घर छोड़ के 506, और वो बंद था। वो घर किसका है? सर वो मौलवी साहब का, जो अभी यहाँ खड़े थे। तो तुमने उनसे चाबी क्यों नहीं मांगी? सर मौलवी जी से चाबी सर। लेकिन क्यों विष्णु? सर मौलवी साहब का घर। अरे शिंदे, उसमें एक मिनट, जिस ड्रेनेज से हमें बॉडी पार्ट्स मिले थे उसमें सिर्फ और सिर्फ ए विंग का पानी आता है। ए विंग के सारे फ्लैट्स चेक हो चुके हैं मौलवी साहब का घर छोड़कर, और रजिया को भी आखिरी बार ए विंग में ही जाते हुए देखा गया था। चलो। जनाब, माफ कीजिएगा, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, स्टेपनी बदल रहा है। 15-20 मिनट लगेंगे, सोचा आपके पास चल के बैठते हैं। हम लोग चल के सलमा के यहाँ बैठते हैं, वहाँ बातें भी हो जाएंगी और चाय भी पी लेंगे वहाँ पे। नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा पानी पिला दीजिए, बहुत है। आइए।
पाटिल साहब, वो जरा टॉयलेट गए हैं। सर किल्लत है पानी की, हमारे यहाँ बहुत बड़ी किल्लत है। मौलवी साहब, ये खुशबू? जनाब, इतर की खुशबू है, वो लोग इज्जत से, प्यार से, मोहब्बत से दे जाते हैं बस। लोग इज्जत और प्यार से दे जाते हैं और आप उसे पैखाने में छिड़क देते हैं। वाह मौलवी साहब, लोगों के प्यार की आपको कदर ही नहीं है। लोग मानते हैं कि आप उन्हें सच्ची राह दिखाने वाले राहगीर हैं, जीने का सही तरीका सिखाने वाले फरिश्ते हैं। लोगों की नज़रों में आप खुदा समान हैं मौलवी साहब। आपके एक लफ्ज़ पर लोग आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, और आपने उनके प्यार और भरोसे का ये सिला दिया। उनके प्यार और भरोसे को आपने टुकड़े टुकड़े कर दिया मौलवी साहब। जनाब, ये क्या बक रहे हैं आप? आप अपना जुर्म यहाँ कबूल करेंगे या पुलिस स्टेशन चलकर? अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? रोको इन्हें, देखो ना, पुलिस को कहीं रोको, कहाँ जा रहे हैं? रोको इन्हें, कहीं ले जा रहे हैं ये लोग। हमारे मौलवी साहब को क्यों अरेस्ट कर रहे हो? एक मिनट, आप हमें अपना काम करने दीजिए। मौलवी साहब ने रजिया का कत्ल किया। लाशें बिछ जाएंगी। कर दो। एक मिनट मौलवी साहब, अब आप ही नहीं समझाइए। अल्लाह के वास्ते आप लोग पीछे हट जाइए, इन्हें इनका काम करने दीजिए। रजिया का कत्ल मैंने ही किया है। क्यों बोल रहे हैं झूठ? मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरी गुजारिश है कि आप लोग पीछे हट जाइए और इन लोगों को इनका काम करने दीजिए। हट जाइए, पीछे। रजिया मेरे घर में काम करती थी, गांव से आई थी मन में उमंगे लेकर। रजिया बेटा जी एक दिन छुट्टी ले लिया करो, आराम कर लिया करो। चाचा, छुट्टी लेकर क्या करना है? जितना जल्दी पैसा बनाऊंगी उतनी जल्दी अम्मी को यहाँ ला पाऊंगी ना। उसके दिल में अरमान थे, चेहरे पे मासूमियत थी, आंखों में ख्वाब थे, मगर मुझे सिर्फ उसका जवानी से भरा जिस्म ही दिखाई देता था। सुबह जल्दी आकर पानी भर दिया करती थी, तब मैं उसका भीगा हुआ बदन निहारता रहता था। मन ही मन सोचता था कि ये गलत है, लेकिन खुद को रोक नहीं पाता था। ज्यादा से ज्यादा मजहबी किताबें पढ़ने लगता था ताकि मेरे मन में ऐसे ख्याल ना आए, लेकिन मेरे लिए उसको भुलाना मुश्किल होता जा रहा था। फिर मैंने उसके सपनों को ही सीढ़ी बनाना शुरू कर दिया। रजिया जी, ये लो, ये किस लिए? मिठाई है, पहले खा लो फिर काम करो। ये लो। अरे यहाँ इधर आओ, चलो यहाँ बैठो, आराम से बैठो। बताओ क्या हुआ है, मुझे बताओ क्या हुआ है। चाचा, मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं यहाँ पर इतने मजे कर रही हूँ, मिठाइयाँ खा रही हूँ, और मेरी अम्मी वहाँ पर जैसे तैसे गुजारा कर रही है। मैं मेरी अम्मी को यहाँ पर लाना चाहती हूँ, उन्हें सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ, मेरी अम्मी को हज करवाना चाहती हूँ। हो जाएगा रजिया, सब हो जाएगा, अल्लाह पे भरोसा रखो। ये लो।
नहीं चाचा, पैसे किसके? रख ईदी समझ के रख लो, अम्मी के लिए कपड़े भेज देना। हंसो अभी। वो नहीं जानती थी कि मेरे मन में हवस के अलावा और कुछ नहीं है। एक दिन मैंने उसे बीमारी के बहाने घर पे बुला लिया। अरे रजिया, कमर में बहुत दर्द है। तो डॉक्टर को बुलाया आपने? मैं लेकर आऊं? अरे मैं जाके आया ना। क्या कहा उन्होंने? अरे डॉक्टर ने तो ये मलहम दिया है। मैं किसी मसाज करने वाले को ढूंढ रहा था, कमबख्त मिला ही नहीं कोई। अल्लाह, बहुत दर्द। चाचा आप भी ना, इतनी सी बात के लिए किसी को बुलाने की क्या जरूरत है? मैं मल देती हूँ, लाइए। नहीं नहीं बेटा, तुम नहीं। चाचा मेरी अम्मी के पीठ में भी दर्द होता था, तब मैं ही मरहम लगाती थी। लाई दीजिए। नहीं नहीं रजिया, नहीं। आप चुप करके लेट जाइए। मेरी अम्मी कहती है मेरे हाथों में ना जादू है, अभी ठीक हो जाएगा। लाइए दीजिए। आइए आप लेट जाइए। आइए। ठीक है, तुम कहते हो तो। संभाल संभाल के, आराम से। वो मेरी पीठ पे मरहम लगाती रही। मैंने उसके बदन की गर्माहट को महसूस किया। रजिया एक बात कहूं, अगर इसी तरह काम करती रहोगी ना तो कुछ नहीं होगा। दरअसल तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हारी अम्मी और तुमको दोनों को यहाँ अपने पास रख सके। हाँ ना, अम्मी भी यही कहती है कि जल्दी से शादी कर ले। पता नहीं क्यों अम्मी को लगता है मैं कोई हूर की परी हूँ और कोई शहजादा आके मुझे ले जाएगा। पर वो समझती ही नहीं है कि मैं बर्तन मांजने वाली हूँ और पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। मेरे लिए तो तुम किसी हूर परी से कम नहीं। चाचा चाचा नहीं, कासिम का। वो उठकर चली गई। अगले दिन नहीं आई, मगर जब लौटी तो शायद उसने सच्चाई का सामना कर लिया था। उसने जान लिया था कि ये रिश्ता उसके सारे अरमान पूरे कर सकता है, उसकी माँ को यहाँ ला सकता है। तो आपने उसके साथ शादी करने का फैसला कर लिया था, तो फिर ऐसा क्या हुआ जो आपने उसके साथ ऐसा सलूक किया? नहीं, मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं था। हाँ, मैं जानता था कि वो नेक है, पाक है। सिर्फ पैसों के बदले में वो खुद को किसी के हवाले नहीं करेगी। उसके जिस्म को पाने का एक यही तरीका था मेरे पास। मैंने तो उसे एक ख्वाब दिखाया था, लेकिन वो तो एक सच्चे आशिक की तरह मुझ पे जान छिड़कने लगी थी। मुझे अपना शौहर मानने लगी थी। धीरे धीरे मैंने हमारे बीच सारी दूरियां खत्म कर दी। और फिर एक दिन वो घर आई। सुनिए। हाँ बोलो। वो मैं कह रही थी कि हमें ना जल्दी फैसला लेना होगा। किस चीज का? निकाह का। क्यों? वो क्या है ना, मुझे नहीं लगता अब लोगों से ज्यादा दिन ये बात छुप पाएगी। मतलब इस घर में कोई और भी आने वाला है। रजिया। जी, और पता है मैंने तो सोच लिया है कि अम्मी को भी नहीं बुला लूंगी। तो क्या है ना, आपने कितनी भी किताबें पढ़ी हो पर बच्चे को संभालना तो नहीं आता होगा ना। अरे क्या बकवास कर रही हो? बकवास? ये क्या कह रहे हैं आप? आपने वादा किया है मुझसे, कसम खाई है। हाँ लेकिन क्या? देखिए कहीं आपकी नीयत में खोट तो नहीं है ना? देखिए ऐसा मत कीजिएगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं कहीं की नहीं रहूंगी और मेरी अम्मी नहीं। देखिए आप मजाक कर रहे हैं ना? बहुत खुश है ना आप? और उस बच्चे को भी आप उतना ही प्यार देंगे ना जितना आप मुझसे। सुनिए ना, एक बार कह दीजिए ना। अरे दूर हटो मुझसे, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मौलवी हूं मैं, लोग क्या कहेंगे? लोग? आज अचानक ये लोग कहाँ से आ गए? और उस दिन आपको ये लोग क्यों नहीं याद है जब आपने अपनी हवस के लिए मुझे इस्तेमाल किया था? देखो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम डॉक्टर के पास चली जाना। वाह जनाब मौलवी साहब वाह,
यहाँ तो आप बच जाएंगे, पर उस खुदा के घर में कैसे माफी मांगेंगे? देखो, खुदा और मजहब के बारे में मुझे समझाने की कोशिश मत करना। ठीक है, ठीक है, पर एक बात आप भी याद रखिएगा कि अभी के अभी बाहर जाके मैं सबको बता दूंगी ये बच्चा किसका है। जीते जी आपने मुझे दोजख में धकेला है ना, तो याद रखिएगा इस दोजख में मैं अकेली नहीं जलूंगी, आपको साथ ले जाऊंगी। वो चली गई और मैं होश में आ गया। मैं जान गया कि ये सब भारी पड़ने वाला है। मैंने उसे फोन किया और घर बुला लिया। तुम जीत गई। क्या? मैं तो पहले से ही जानता था कि तुम उम्मीद से हो। बस ये देख रहा था कि तुम इस बुड्ढे को चाहती हो या नहीं। मतलब ये रजिया कि तुम्हारे लिए देख कई नौजवान हंसते हंसते निकाह के लिए तैयार हो जाएंगे, मगर मैं सोच रहा था कि लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम भी मुझे उतना ही चाहती हो जितना कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। या अल्लाह, आपने तो मेरी होश ही उड़ा दिए थे। सच में आप सब कुछ हो मेरे लिए। अगर आपने मेरे बारे में शक किया, रजिया ये मेरी नहीं, इस उम्र की गलती है। देखिए, आपको मेरी कसम है, दोबारा ऐसे हम दोनों के बीच इस उम्र वाली बात को मत आने दीजिएगा। ठीक है, तुम्हारी कसम। अच्छा, एक काम करना, तुम कल आ जाना, हम लोग तय कर लेंगे कि निकाह कब करना है, कहाँ करना है, किसको किसको बुलाना है। और तुम अपनी अम्मी को भी बुला लेना भाई, उन्हें भी तो दामाद पसंद आना चाहिए। वो दिन तो टल गया, मगर मैं उसे यूं कब तक टालता रहता। एक ना एक दिन इस मसले को तो सुलझाना ही था। इस तकलीफ से निजात पानी ही थी। अगर वो मेरा भांडा फोड़ देती तो जो इज्जत, जो प्यार और भरोसा मैंने लोगों के बीच बनाया, वो तो चूर चूर हो जाता। मैं सारी रात बैठकर सोचता रहा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। रजिया को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। अगले दिन वो आ गई, मगर उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे मानो उसे जन्नत मिल गई हो। अरे रजिया, वो मैंने चूल्हे पे चाय रखी, जब देख लेना। लाश को उस हालत में ले जाना मुश्किल था। मैंने रात होने का इंतज़ार किया। मैं बाहर गया, वॉचमैन को भी आंख लग गई थी, तो मैंने सोचा यही सही मौका है। मगर कमाल वहाँ खड़ा हुआ था। मैं समझ गया कि ये पागल यहाँ से जाने वाला नहीं है। फिर भी मैंने इंतज़ार किया, लेकिन जब वो वहाँ से नहीं हटा तो फिर मैं घर वापस आ गया और चाकू उठाया और जो टुकड़े पाइप से नहीं गए उन्हें मैंने एक पॉलीथीन के बैग में भरकर, साहब, शैतान ने कब्जा कर लिया था मेरे दिमाग पर। भरोसा करना गलत नहीं। इंसान अगर इंसान पर भरोसा नहीं करेगा तो कयामत का दिन दूर नहीं। लेकिन किसी पर भी भरोसा करते समय सतर्क रहना बहुत जरूरी है। चाहत को मोहब्बत में और मोहब्बत को रिश्ते में बदलते वक्त तो ये सतर्कता बहुत ही जरूरी होती है। रजिया मेहनती थी। उसके मन में जो सपने थे उन्हें पूरा करने के लिए उसने एक समझौता किया और वो उसे ईमानदारी से निभा भी रही थी। लेकिन अपनी जिंदगी का ये अहम फैसला लेते वक्त उसने अपनी माँ, अपनी चचेरी बहन या अपने नजदीकी लोगों से बात तक नहीं की। वो ये भूल गई कि जिस रिश्ते को वो जी जान से निभा रही थी उस पर अभी तक कानून की मोहर भी नहीं लगी थी। आंखें मूंद कर भरोसा करने का नतीजा ये हुआ कि जिसे वो अपना सब कुछ मान चुकी थी उसके अंदर का शैतान वो देख नहीं पाई। शराफत के मुखौटे के पीछे छिपे जानवर को वो समझ नहीं पाई। अगर रजिया अपनी माँ से या अपने हितैषी लोगों से इस रिश्ते के बारे में बात करती
सोच समझकर कदम उठाती तो शायद इस दरिंदे के अंदर की गंदगी और बदबू को वो सही समय पर पहचान जाता। मौलवी कासिम पर उसके घिनौने अपराध के लिए मुकदमा दायर किया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कितनी बार कहा तुझे कि ठीक से होमवर्क करना, कहा था कि नहीं? हाँ, रोज नए बहाने। चल मुर्गा बनो, मुर्गा बनो। चलो चलो, होमवर्क दिखाओ तुम्हारा, दिखाओ। सुनो, दो दो हमको बस्ता। हाँ आ जाओ। अरे बाप रे, कितना भारी है। हाँ, कैसे उठा लेते हो? टिफिन विफिन खाया कि नहीं? हैं? चलो तो चलते हैं। अरे क्या कर रही हो तुम? दो दो, हम खुद ही टाक लेंगे बटन। दो 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 दो, ये कोनो काम करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे एगो बटन टाकने से कोनो बोझा नहीं पड़ेगा हम पे। ये लीजिए। अरे सुनिए ना, कछु चाहिए था बेटा? अरे इसे कछु नहीं चाहिए, ये कछु लाई है हमारे लिए। लो। खाना ही है। हाँ, ये देखो, ये हल्दी और ये केसर। भाभी जी बोली है हल्दी और केसर से ना बच्चा गोरा पैदा होता है। आप भी ना। अरे बेटा सुनो, कहाँ जा रही हो? थोड़ी देर सोनू के साथ खेल लो, तब तक हम खाना लगा देते हैं, खाना खा के जाना, ठीक है? ठीक है, फिर आप लोग खाना खा लीजिएगा, हम जरा टहल के आते हैं। और वैसे भी 2 महीने बाद इधर उधर भगाने वाला आ ही जाएगा। ध्यान से जाना, ठीक है? सब ठीक तो है ना मौसी? ठीक। अरे ऐसा स्वस्थ जच्चा बच्चा हम देख में ना ही किया है, कोनो फिक्र की बात ना ही है। कहा बेटा, आज लिट्टी चोखा का इंतजाम कर लो ये बात पे। सुनील भैया, चाचा बनोगे तुम और लिट्टी चोखा खिलाए हम। बहुत होशियार हो गए हो बे। कोनो बात नहीं, एक काम करो, रात को घर ही आ जाओ, लिट्टी चोखा के साथ तुमको हम आलू का तरकारी भी खिलाए। का है मौसी, बाप कंजूस हुआ तो का हुआ, चाचा तो दिलदार है ना। सुने हो? बच्चों, ये है प्रेरणा मैडम और ये है रेणुका मैडम। क्या आपने इन्हें गुड मॉर्निंग किया? गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज हम आपको ये बताने आए हैं कि आप लोगों को साफ सुथरा कैसे रहना है, ठीक है? तो साफ सुथरा रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले सुबह सुबह उठकर नहाना चाहिए, और हाँ, जागने के बाद और सोने से पहले क्या करना चाहिए? जल्दी बोलो। ब्रश करना चाहिए। यस, ब्रश करना चाहिए। तो आज हम ये चेक करेंगे कि कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा साफ सुथरा है। जो भी बच्चा सबसे ज्यादा साफ सुथरा होगा ना, उसको मिलेगा प्राइज। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? बेटा कुछ दर्द है तुमको? डॉक्टर, सोनू के शरीर पर जो घाव थे उसका असर सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी हुआ था, और ये पहला मौका था जब किसी ने सोनू की चोट को देखा था। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार हमारे देश की कुल आबादी में से लगभग 31% आबादी 14 साल से कम उम्र के बच्चों की है। वहीं अगर हम हाल ही में किए गए सर्वे के आंकड़ों को माने तो भारत में लगभग 70% बच्चों ने कभी ना कभी बाल उत्पीड़न को सहा है, और इनमें से जितने बच्चों के बारे में हमें खुलकर पता चल पाया है
उसके आंकड़े बहुत कम हैं। बड़ा सवाल यह है कि जो हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो लोग जो ऐसा करते हैं या फिर हम जो इन बच्चों की तकलीफ को अनदेखा कर देते हैं? आप सबसे यही प्रार्थना है कि अगर आपके आसपास कोई भी बच्चा चाइल्ड अब्यूज का शिकार होता दिखाई दे तो आप देर ना करें, जल्द से जल्द पुलिस को या किसी एनजीओ को सूचित करें। आपका ये एक कदम एक मासूम बच्चे की जिंदगी बचा सकता है। यहाँ सोनू के केस में अब भी इस सवाल का जवाब मिलना बाकी था कि सोनू के साथ ये सब कौन कर रहा था और क्यों। सोनू, ये देखो आपके लिए चॉकलेट्स, ये लो। अच्छा सुनो, हम लोग एक गेम खेले, आप खेलोगे मेरे साथ? चलो तो सोनू, गेम ये है कि इन कार्ड्स में आपको देखकर बताना है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है? बताओ, ये क्या कर रहा है? स्विमिंग। और ये फुटबॉल खेल रहा है। और ये झगड़ा कर रहा है। ये आप इस आदमी को जानते हो ना? नहीं। सोनू, सोनू, क्या हुआ बच्चा? आप ठीक हो सोनू? सोनू बेटा, घबराओ नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। बच्चा, आप जानते हो ना ये आदमी कौन है? आप हमें बताओगे उसके बारे में? हाँ सोनू, सोनू। मगर प्रेरणा जी, आप इतनी श्योर कैसे हैं कि बच्चे को किसी ने मारा ही है, वो भी जानबूझकर? बच्चा है, हो सकता है आपस में झगड़ा हो गया हो। नहीं सर, इस बात को जानने के लिए हमने उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट किया। हमने उसे कई सारी तस्वीरें दिखाई, लेकिन उसमें से एक तस्वीर जिसमें एक आदमी एक बच्चे को मार रहा था, उसे देखकर वो बुरी तरीके से डर गया। हाय राम, सोनू के बदन पर कुछ निशान हैं। उन निशानों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसे किसी ने मारा है। वो सिर्फ 7 साल का है। उसको नहलाते वक्त, उसके कपड़े बदलते वक्त, क्या आप लोगों ने अब तक वो निशान नहीं देखे? निशान तो हम देखे रहे, पर हमको लगा बच्चों के साथ तो ये सब होता रहता है, स्कूल में किसी के साथ झगड़ा वगड़ा कर लिया होगा। सोनू बेटा, आप अंदर जाओ, हम लोगों को ना कुछ बात करनी है। और हाँ, आप ना अपना स्कूल का होमवर्क कर लेना, ठीक है? जाओ। बनवारी जी, आपकी ये दलील मेरी समझ में नहीं आई। मान लेते हैं कि बच्चों का आपस में झगड़ा हुआ होगा, पर आपने एक बार भी घर से बाहर निकलकर ये जानने की कोशिश नहीं की कि मामला क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मामला घर के बाहर का नहीं बल्कि घर के अंदर का ही है? साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, गुस्से में कभी कभी हम डांट फटकार लगा देते उसको और ज़्यादा से ज़्यादा कान पकड़ लेते हैं, लेकिन इस तरह से मारेंगे थोड़ी। बाप है, कसाई थोड़ी है। बच्चे को कैसे लाड प्यार करना है, कैसे सख्ती में रखना है, ये हमको आता है साहब। तो एक बार उस कसाई का ही पता लगा लेते जिसने आपके बच्चे के साथ ये सब किया है। सब हम 8 महीने से हैं और इनसे ज़्यादा हमारा ख्याल कोई ना रख पाएगा साहब। घर का एक भी काम हमको करने नहीं देते साहब, खुद ही करते हैं, कमाते भी हैं साहब। इसी चक्कर में हम लोग सोनू पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते साहब। साहब, हमको पक्का लगता है स्कूल में ही कछु हुआ होगा, किसी के साथ झगड़ा नहीं तो स्कूल मास्टर मारे होंगे। हम अभी पता करके आते साहब। नहीं, आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। सोनू बहुत डरा हुआ है, कहीं आपके पूछने पर वो और ज़्यादा ना डर जाए। तो फिर
हम क्या करें? आप कुछ मत कीजिए, अब जो करना है वो हम करेंगे। सर हम इस तरह से बच्चों को मारते पीटते ही नहीं हैं। तो मैडम, क्या बच्चे ने खुद ही ये निशान बना लिए? सर बच्चों को सुधारने के लिए थोड़ा बहुत हमको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम बच्चों के साथ ऐसा करेंगे। अच्छा, बच्चे को सुधारने के लिए आप क्या क्या करते हैं? सर बहुत हम क्लास से बाहर खड़ा कर देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर बात कुछ आगे बढ़ी तो माँ बाप को बुला के हम उनसे बात कर लेते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों के साथ में मारपीट नहीं करेंगे सर। बच्चों एक बात बताओ, क्या आपको आपके टीचर पनिश करते हैं? यस मैडम, कभी कभी मुर्गा बना देते हैं, उठक बैठक कराते हैं, पैर बहुत दर्द करते हैं। बेटा आपको आपके टीचर मारते भी हैं? अगर मैं बोलूँगा तो वो फिर मुझे मारेंगे। बेटा कोई नहीं मारेगा आपको, हम लोग हैं ना यहाँ पे। आप बताओ कौन मारता है आपको? कभी कभी शुक्ला सर बहुत मारते हैं। बेटा शुक्ला सर ने सोनू को भी मारा था? हाँ, उन्होंने सोनू को भी मारा था। शुक्ला जी, बहुत बच्चों को मुर्गा बनाया आपने। हमारे साथ थाने चलिए, हम भी वहाँ लोगों को बहुत कुछ बनाते हैं। देखिए सर, हमने कुछ नहीं किया है। बच्चों को सुधारने के लिए थोड़ा बहुत तो डांटना पड़काना पड़ता है। जैसे चाबू के डर से घोड़ा सीधे दौड़ता है, वैसे छड़ी के डर से बच्चे सीधे रहते हैं सर। शुक्ला जी, छोटे बच्चे हैं वो, गधे घोड़े या बैल नहीं है। आपने जो किया उसके लिए हर सजा कम है। लॉकअप में आपको इस बात का तो एहसास जरूर कराऊंगा कि मार का डर क्या होता है। लेके चलो इन्हें। कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी कि शारीरिक दंड, ये हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। भारत सरकार ने इसके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन फिर भी आए दिन स्कूल्स में सजा के नाम पर बच्चों के साथ होने वाली मारपीट की खबरें आ ही जाती हैं। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं, जिसके मुताबिक अगर कोई शिक्षक इसका उल्लंघन करता है तो उसे 1 साल की कैद और 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यहां तक कि अगर कोई शिक्षक इसका उल्लंघन एक बार से ज्यादा करता है तो उसे 3 साल तक की कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा उस शिक्षक के प्रमोशन और इंक्रीमेंट यानी कि वेतन वृद्धि पर भी रोक लग सकती है। इसलिए स्कूल मैनेजमेंट के लिए अनिवार्य है कि वो इन सारी बातों को पूरी तरह से ध्यान में रखें। सोनू के केस में उसके टीचर नारायण शुक्ला भी शारीरिक दंड में विश्वास रखते थे, लेकिन क्या वही सोनू की चोट के लिए जिम्मेदार थे? सोनू बेटा देखो, इसमें ये जो आदमी है वो आपके शुक्ला सर ही है ना? नहीं? अच्छा बेटा, फिर ये कौन है? आप इन्हें जानते हो ना? सोनू, सोनू क्या हुआ बेटा? सोनू, सोनू, बेटा आप ठीक हो? इसका मतलब सोनू को मारने वाला कोई और है, पर कौन हो सकता है वो आदमी? बहुत अच्छा किए तुम, मास्टर को जेल भेज दिए। क्या बात है, ना चुप काहे हो? मास्टर को तो ले गए, लेकिन वो दरोगा साहब बोल रहे थे सोनू के साथ ये सब किसी और ने किया है। तो एक बार सोनू से अच्छे से पूछ लो ना कि कौन कर रहा है उसके साथ ही सब। हमको लगता है वो मास्टर के डर से चुप है। बहुत डर गया है, ठीक से खाता पीता भी नहीं है। बनवारी जी, हम आपके घर गए थे पर वहाँ ताला लगा हुआ था। फिर किसी ने बताया कि आप यहाँ पर ठेला लगाते हैं।
इसीलिए हम यहाँ चले आए। जी हाँ, हमारी जोरू है ना, सोनू के निकलने के बाद थोड़ा टहलने जाती है। बताइए ना क्या बात है, कुछ पता चला क्या? अभी कुछ पता तो नहीं चला है, लेकिन हमें लगता है कि ये काम आपके किसी रिश्तेदार या पड़ोसी का है। क्या आपको किसी पर शक है? पड़ोसी या रिश्तेदार का काम नहीं है, वो मास्टरवा का काम है ये सब। और उसके डर से हमारा सोनू बेचारा कुछ बोल नहीं रहा है। अब जब मास्टर हाथ आ ही गए तो काहे तिल का तार बना रही हैं? हे बनवारी, हमारा ठेला देखना था ना, हम वो बटखरा भूल गए हैं, लेके आपको। अभी कुछ पता तो नहीं चला है, लेकिन हमें लगता है कि ये काम आपके किसी रिश्तेदार या पड़ोसी का है। क्या आपको किसी पर शक है? पड़ोसी या रिश्तेदार का काम नहीं है, वो मास्टरवा का काम है ये सब। और उसके डर से हमारा सोनू बेचारा कुछ बोल नहीं रहा है। अब जब मास्टर हाथ आ ही गए तो काहे तिल का तार बना रही हैं? हे बनवारी, हमारा ठेला देखना था ना, हम वो बटखरा भूल गए हैं, लेके आपको। कहाँ ढूंढ रहे हो? अरे सब मत पूछा कर, क्या ढूंढ रहे हो, क्या कर रहे हो? आपका ढूंढने से पहले रामायण सुना है तुमको? हाँ हाँ, हमें काहे कच्चे सुनाओगे? जाके ले आओ ना दूसरी, जिसको अपने मन की बात कहोगे, सुनाओगे। हाँ ले आएंगे हम, अरे ले आएंगे हम, ले आएंगे। अभी हमारा मुंह मत लगो, चलो। हम काहे तुम्हारे मुंह लगेंगे? हाथ कपार पे मत खड़ी रहे, यहाँ से जा। तू काहे रो रही है? चुप हो जा, सोनू स्कूल से आएगा ना, तुझे रोता हुआ देखेगा तो उदास हो जाएगा। चल चल चल, चुप हो जा, चुप हो जा। मालती, सोनू कहाँ है? अभी तक आया नहीं है स्कूल से, हमको तो लगा आपके साथ होगा। भैया, वो हमारा बच्चा सोनू अंदर रह गया, शायद अभी तक घर नहीं पहुंचा, जरा देख दीजिए ना। सोनू तो 1 बजे ही चला गया यहाँ से, अभी तक घर नहीं पहुंचा क्या? साहब, सोनू आज स्कूल से घर लौटा ही नहीं। सोनू यहाँ से 1 बजे निकला था? जी साहब। कोई और था उसके साथ, कोई दोस्त या कोई और आदमी? नहीं साहब, सोनू तो बिल्कुल शांत बच्चा है और स्कूल में भी ज़्यादा किसी से बात नहीं करता है, और हर रोज की तरह आज भी अकेले चला गया। 7 साल का बच्चा बना दिया, ऐसे कैसे अकेला आता जाता है? साहब, जब भी टाइम मिलता है मैं आ जाता हूँ लेने। अब क्या करूँ साहब, काम में रहता हूँ और उसकी अम्मा भी ज़्यादा आ जा सकती नहीं, और घर भी पासे में है। हेलो प्रेरणा जी, जिस बच्चे के साथ मारपीट की खबर आपने हमें दी थी, वो बच्चा आज घर ही नहीं पहुंचा, गायब है। हम स्कूल भी गए थे, वो वहाँ पर नहीं है। नहीं, वो टीचर तो अभी तक लॉकअप नहीं है। अभी हम बनवारी के घर के आसपास पूछताछ करने जा रहे हैं। साहब, इनका लड़का तो हमेशा यहीं से आता जाता था, पर आज दिखाई नहीं दिया। सर, हमने ध्यान नहीं दिया, वो गया था इधर से ही, लेकिन हम पक्का नहीं बता सकता हूँ। पता नहीं क्या होगा मेरा बच्चा, कौन हाल में होगा। हमको हमारे बच्चा लाके दो। भौजी मिल जाएगा सोनू, आप इतना रोइए मत, परेशान मत होइए। हम सब लोग ढूंढ रहे हैं उसको, कुछ होने नहीं देंगे हम सोनू को। आप पानी पीजिए, लीजिए। इस केस में 2 ही बातें मुमकिन हैं। एक तो उस बच्चे के ऊपर अत्याचार हो रहा था, इसलिए वो बच्चा खुद ही डर के कहीं भाग गया, या फिर दूसरा, उस बच्चे को किसी ने अगवा कर लिया हो। लेकिन सब्जी वाले के बच्चे को कोई फिरौती के लिए अगवा क्यों करेगा? यह भी तो हो सकता है कि जो शख्स बच्चे के साथ मारपीट कर रहा था, उसे इस बात का डर लगा हो कि बच्चा एक ना एक दिन सबको सच्चाई बता देगा, इसलिए उसी ने बच्चे को गायब कर दिया हो। त्रिपाठी, तुम बच्चे के फोटोग्राफ चारों तरफ फैला दो, कोई तो होगा जिसने उस बच्चे को देखा होगा। सर।
तो 4 पैसा मिलेगा। मालिक 1 रुपया कम नहीं करता और लोग को मोल भाव कम है। जिंदगी पूरा यही लगता है, नहीं कमाओ तो पता चले। अरे ये क्या कर दिया तूने? है इतनी बड़ी हो गई, अकल का आता पता है कि नहीं? बनवारी के घर कौन कौन आता जाता है? बनवारी के घर तो सुनील और उसके परिवार वालों का ही आना जाना होता है। ये सुनील आदमी कैसा है? आदमी तो ठीक ही है साहब, कभी कभार बहुत गुस्सा करता है। अभी 6-7 महीने पहले सोनू के ठेला में कुछ लिख दिया रहा, सुनीलवा देख लिया और मारे गुस्सा के धर दिया कान के नीचे। उस दिन बच्चा खूब रोया साहब। और कुछ जानती हो उसके बारे में? हम क्या जानेंगे साहब, इन लोगों के घर में झांककर अपने संस्कार थोड़ी खराब करने हैं। मतलब? साहब ये बनवारी और सुनील तो बस दोस्त हैं, असल याराना तो बनवारी की जोरू और सुनील में लगता है। अरे साहब, क्या हुआ साहब? कुछ पता चला सोनू के बारे में? पता चला है सुनील, पर जो कुछ पता चला है वो सब आधा अधूरा है। पूरा पता चले इसके लिए तेरा थाने आना जरूरी है। चल। अरे हम कहाँ गए साहब? चल। अरे हम चल। साहब, इंस्पेक्टर साहब, कहाँ लेके जा रहे हैं इन्हें? इन्होंने क्या किया है? इंस्पेक्टर साहब! सुनील सच सच बता दे, सोनू को कहाँ रखा है? साहब हम कहीं रखेंगे सोनू को, हमारे बच्चे जैसा है वो। बच्चे जैसा है सुनील, पर बच्चा तो नहीं है ना। सुना तुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। साहब कभी कभार गुस्सा कर देते हैं, पर बच्चे के साथ थोड़ी कुछ करेंगे। तूने कई दफा सोनू को पीटा भी है, जिसके निशान उसके बदन पर थे। जब तुझे पता चला कि पूरा मामला बढ़ रहा है तो इस डर से कि बच्चा सबको सच ना बता दे, तूने उसे गायब कर दिया। गायब भी किया है ना, या कुछ और कर दिया बच्चे के साथ? साहब हमारा विश्वास कीजिए, हम कुछ नहीं किए, माई कसम खा रहे हैं साहब। माई की कसम से याद आया, तेरा सोनू की माई के साथ क्या चल रहा है? सच सच बता दे, सारा मामला क्या है? साहब हमारा पारिवारिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है हम बाहर कुछ करेंगे। अब बनवारी के परिवार से तो हमारा बहुत नज़दीक का रिश्ता है, पुराना रिश्ता है, रोज का आना जाना है साहब। जिस दिन बच्चा गायब हुआ उस दिन तू दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच कहाँ था? साहब हम अपना भटकरा भुला गए थे, नया लेने गए थे। अब भटकरा नहीं होगा तो सब्जी कैसे तोलते? सर जिस दुकान के बारे में सुनील ने बताया था, उस दुकान में मैंने चेक किया, उस वक्त सुनील वहीं पे था। इसका मतलब शायद सुनील ने ये सब नहीं किया है। तो फिर सर सोनू के गायब होने में किसका हाथ हो सकता है? मम्मी मम्मी सोनू की मौत गर्दन कटने से ही हुई है। स्ट्रगल के भी कोई निशान नहीं। कोई इतनी बेरहमी से बच्चे को क्यों मारेगा? ये मामला तो उलझता ही जा रहा है त्रिपाठी। क्या हो गया? सोनू के साथ पहले कोई अमानवीय बर्ताव करता है, फिर उसका गायब होना और अब इस तरह उसकी निर्मम हत्या। ये सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, लेकिन क्या इनके पीछे एक ही इंसान था? क्या उस अपराधी को इस बात का डर था कि सोनू एक दिन सबको सच बता देगा, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई? ये सारे सवाल पुलिस के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं थे, क्योंकि सोनू ही इस केस की एक मजबूत कड़ी था। और अब उसकी मौत के बाद इन सारे सवालों के जवाब ढूंढ पाना यूपी पुलिस के लिए और भी मुश्किल हो गया था। त्रिपाठी, ये है खलजियान और ये भातुरा। ज्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट का रास्ता है।
और ये सोनू का चेतना स्कूल जहां वो पढ़ता था। दोपहर 12:30 बजे स्कूल खत्म होने के बाद सोनू इस रास्ते से अपने घर जाया करता था खलजान में, लेकिन उसकी लाश हमें मिली भातुरा में। ये जगह उसके घर से बहुत दूर नहीं है, पर यहाँ सोनू आएगा क्यों? सोनू की बॉडी पर स्ट्रगल के निशान भी नहीं थे। इसका मतलब है सोनू यहाँ पर किसी ऐसे शख्स के साथ आया था जिसे वो अच्छी तरह से जानता था, जिस पर वो पूरी तरह से भरोसा कर सकता था। त्रिपाठी जरूर इसी में से कोई है जिसने सोनू का कत्ल किया है या करवाया है। हमें यह पता करना है कि वो शख्स है कौन। सर, जैसा कि हमें आसपास से पता चला था और हमने देखा था कि सोनू बहुत ही डरा डरा सा रहता था, बहुत कम बोलता था वो। सर, बच्चों में एक बात अक्सर पाई जाती है, वो अपने मन की बात ज़्यादा देर तक छुपा के नहीं रख सकते। जुबान से ना सही, पर किसी न किसी बहाने से वो अपने मन की बात जाहिर कर ही देते हैं। अगर सोनू ने ऐसा किया हो तो हम बहुत जल्दी उस गुनहगार तक पहुंच सकते हैं सर। साहिब, अब छानबीन करने से क्या फायदा है साहिब? हमारा सोनू तो वापस नहीं आएगा ना साहिब। सोनू के साथ जो कुछ हुआ उसका हमें बेहद दुख है, पर यह जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर उसके साथ ये सब किया किसने। हम चाहते हैं कि उसका कातिल जल्द से जल्द सलाखों के पीछे हो। अब कैसे पता चलेगा साहब? मेरा बेटा जो बता सकता था वो तो अभी है ही नहीं। जो बात सोनू अपने मुंह से नहीं कह पाया, वो बात उसने जरूर किसी न किसी तरीके से बयान की होगी। हम उस रास्ते को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम उसके कातिल तक पहुंच सके, और वो रास्ता हमें सोनू से ही मिलेगा। सर, ऐसा कुछ नहीं मिला जो कातिल तक पहुंचने के लिए हमारे लिए मददगार साबित हो। मैम, हम सोनू की उन नोटबुक्स को देखना चाहते हैं जो करेक्शन के लिए स्कूल के पास रह गई हों, और हम उस जगह को भी देखना चाहते हैं जहां पर सोनू बैठता था। जी जरूर, आप आइए मेरे साथ। कोई तो ऐसा क्लू होगा जो सोनू ने हमारे लिए छोड़ा होगा। कोई ऐसी जगह जहां वो बैठता हो, कोई ऐसी ड्राइंग बुक जो अब तक हमारे हाथ नहीं लगी। अंकल, सोनू ड्राइंग बुक पे नहीं, वॉल पे ड्राइंग करता था। बेटा, क्या आप हमें बता सकते हो कि वो वॉल कहाँ पे है? हाँ अंकल। अंकल, वो वहाँ। ये स्केचेस सोनू ने बनाए थे। इन स्केचेस को देख के ये पता चलता है कि सोनू ने किसी के निजी क्षणों को देख लिया था, किसी के ऐसे वो पल जो वो इंसान नहीं चाहता था कि कोई देखे, लेकिन सोनू ने इत्तेफाकन देख लिए। यस सर, और इस आदमी को लगा कि उसकी पोल खुल सकती है तो उसने सोनू को ही रास्ते से हटा दी। सोनू की माँ और सुनील के बारे में भी खबर लगी थी, मगर खबर थोड़ी कच्ची पक्की थी। इस पूरे मामले के पीछे इन दोनों का भी एंगल हो सकता है। त्रिपाठी एक काम करते हैं, सोनू की माँ से मिलते हैं। सर, आपके कहने का मतलब ये है कि एक माँ अपने बच्चे के हत्या में शामिल हो सकती है? बिल्कुल त्रिपाठी, ये कलयुग है। यहाँ लोगों की सोच गिरी हुई और ईमान बिके होते हैं।
सोनू ने ये सब होते हुए देखा था, जिसकी वजह से उसे मारा पीटा गया। क्या लगता है आपको किसने किया होगा ये सब? कोई है मालती जी जिसने पहले आपके बच्चे को मारा पीटा और फिर जान से मार डाला? आपकी नजर में कोई ऐसा शख्स है जिसके ऐसे रिश्ते रहे हों किसी के साथ? साहब, हमारा बच्चा ज़्यादा कोनो से बोलता बतियाता नहीं था साहब। स्कूल जाता था, दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर जाता था और बहुत तो बहुत सुनील जी के घर चला जाता था साहब, लेकिन ज़्यादातर वो घर पर ही रहता था साहब। देखिए मालती जी, स्कूल या प्लेग्राउंड तो वो जगह हो नहीं सकती जहां पर सोनू ने किसी को ऐसी अवस्था में देखा हो। बाकी बची दो जगहें, एक सुनील का घर और दूसरा आपका ये घर। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी और सुनील के रिश्ते की नज़दीकियों को सोनू ने बहुत नज़दीक से देख लिया हो, जिसकी वजह से आप दोनों ने मिलकर उसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया? ये सब कहाँ कह रहे हैं साहब? हम सोनू की कसम खा के कहते हैं साहब, हम अपने आने वाले बच्चे की कसम खा के कहते हैं, हमरा और सुनील जी के बीच कोनो रिश्ता नहीं है साहिब। हम माँ थे उसके साहिब और हमने सोनू को नहीं मारा साहिब, हमने जन्म दिया है साहिब उसको। हम क्या कह रहे साहिब? अरे साहब क्या ढूंढ रहे हैं साहब? अरे साहब, हाँ? अरे ढूंढ क्या रहे हैं साहब? साहब बताइए तो हुआ क्या साहब? सर, वाह सुनील, अपने दोस्त के बच्चे को ही मार दिया। तुम्हारी तो अपनी भी बेटी है, एक बार एक पिता की नजरों से देखा होता उसे। साहब ही हमारा है, लेकिन ये खून कहाँ से हमको नहीं मालूम साहब। हम सोनू को नहीं मारे हैं साहब। अच्छा, थाने में बहुत दिनों से किसी का स्वागत नहीं किया, आज सारी कसर निकाली जाए। ले चलो इसे। इंस्पेक्टर साहब काहे लेके जा रहे हैं? इसने कछु नहीं किया, हम सच बोल रहे हैं। कुल्हाड़ी पे खून कहाँ से हमें नहीं पता। क्या किया है और क्या नहीं किया ये हम पता लगा लेंगे। इंस्पेक्टर साहब सुनिए तो। इंस्पेक्टर साहब कछु नहीं किए हैं साहब। हम सच कह रहे हैं साहब, कछु नहीं किया हमारे पति ने साहब। बोल, बच्चे को क्यों मारा? बच्चे ने तुझे रंगरेलिया मनाते देख लिया इसलिए उसकी जान ले ली? साहब हम नहीं मारे हैं सोनू को साहब, हमारा कोई चक्कर नहीं है मालती बहू जी के साथ। साहब हम बहुत मानते हैं सोनू को, हम काहे मारेंगे साहब? हम तो उस समय वो भटकारा लेने गए थे दुकान पे जब ये सब हुआ सोनू के साथ साहब। सर, रिपोर्ट आ चुकी है। कुल्हाड़ी पे सुनील के साथ साथ 2 और लोगों के फिंगरप्रिंट्स के निशान मिले हैं। बनवारी भैया, आपको पता है ना कि ये सोनू को कितना प्यार करते थे? आप भी कहिए ना पुलिस वालों को कि ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वो तो पुलिस ही बताएगी कौन किससे कितना प्यार करता था। बनवारी, ये बेल्ट यहां किससे छिपा के रखा बनवारी? साहब हम अपना बच्चा को नहीं मारे हैं साहब। जल्दी से भोंक दे बनवारी, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट झूठ नहीं बोलती। उस बेल्ट पर तेरे बच्चे के डीएनए जरूर मिलेंगे। जल्दी बोल, वरना इतना मारूंगा कि बैठने लायक नहीं बचेगा। बोल। साहेब, हमारी बीवी पेट से थी, बहुत वक्त से हम कछु किए नहीं थे। हम बहुत कोशिश किए कि ये 9 महीने कट जाए, पर हम क्या करें। दिन गुजर रहा था और हमारा सब्र का बांध टूटे जा रहा था। हमें जो चाहिए था वो हमको सुनैना से मिल गया था साहेब। हमें लगा कि ये सब कोनों को पता नहीं चलेगा,
उसको मारते ज़रूर थे साहब, पर हमने उसे जान से नहीं मारा है साहब। हमें पता तूने अपने बच्चे को नहीं मारा। हमें वो कुल्हाड़ी मिल चुकी है जिससे बच्चे का खून हुआ, और उस कुल्हाड़ी पर उस खूनी के फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं। साहब, आप हमारी बेटी को यहाँ काहे लाए हैं? साहब बताइए ना क्या हुआ। सुनील, तुम्हारी कुल्हाड़ी पर 3 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। 2 तुम दोनों के हैं, और तीसरा फिंगरप्रिंट जिस पर सोनू का खून भी लगा है, वो फिंगरप्रिंट तुम्हारी बेटी सुनैना का है। क्या बात कर रहे हैं साहब? ऐसा नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं साहब? साहब मम्मी बेटी कैसे मारेगी सोनू? वो तो बेचारी खुद भोली भाली है, वो तो ये सब समझती ही नहीं साहब। साहब मम्मी बेटी कैसे मारेगी सोनू? अरे सोनू, ये ले, मैं तेरे लिए चॉकलेट लाई। आज स्कूल में क्या कराया? आज मैथ्स। ठीक से सीखा ना तूने? चल सोनू, हम डॉक्टर खेले? हाँ। तो तू यहाँ पर लेट जा। तू अब अपनी आंखें बंद कर, मैं तेरा चेकअप करती हूँ। सुनील, तुम्हारे परिवार का सबसे करीबी दोस्त बनवारी तुम्हारी बेटी के साथ रोज बलात्कार किया करता था, और तुम्हारी बेटी को मारता भी था। धीरे धीरे उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि जिस बेल्ट से वो सुनैना और सोनू को मारता था, उस बेल्ट को मारने के बाद बच्चों से ही कह के वो ठेले में छिपा दिया करता था। बनवारी जो इस बच्ची के साथ कर रहा था, उसकी वजह से सुनैना बहुत गुस्से में थी, इसीलिए इसने एक दिन सोनू का खून कर दिया। बनवारी की गलती ने 2 मासूम जिंदगियों को तबाह कर दिया, और दुर्भाग्यवश सुनैना के हाथों सोनू का कत्ल हो गया। इस घटना के लिए सिर्फ सुनैना जिम्मेदार नहीं है, बल्कि बनवारी भी था, क्योंकि उसने बहुत पहले ही सुनैना की मासूमियत का गला घोट दिया था। और मासूम सोनू, जिसकी कोई गलती नहीं थी, वो बेचारा अपनी जान से हाथ धो बैठा। अगर सुनैना और सोनू के साथ चाइल्ड अब्यूज यानी बाल उत्पीड़न नहीं हुआ होता, तो शायद उन दोनों मासूम बच्चों की जिंदगी कुछ और ही होती। अगर आपके आसपास किसी भी बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा हो, तो उसकी खबर तुरंत पुलिस या किसी एनजीओ को दें, क्योंकि बच्चे अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकते। इसके लिए वो हम बड़ों पर निर्भर हैं, और हमें इस मदद से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। बनवारी को जो सबक मिला वो हम सब के लिए सीख है कि जब इंसान अपनी इच्छाओं पर काबू खो बैठता है, तो उसका दिमाग उसकी इच्छाओं के आगे घुटने टेक देता है, और फिर वो इंसान किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो जाता है। आज बनवारी अपनी गलती और गुनाहों के लिए सजा भुगत रहा है, और सुनैना बाल सुधार गृह में है। हम आशा करते हैं कि फिर किसी सुनैना और सोनू के साथ ऐसा हादसा ना हो। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। सबक एक को, सीख हम सबको। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।